In this class, we will discuss reflection and transmission at oblique incidence. In the previous class, as we discussed the case of normal incident, normal incidence में क्या था कि normally on the boundary, तो उसका जो normal के साथ एंगल, सरफेस के normal के साथ जो एंगल था वो कितना था 0. But oblique incidence, it is the general case in which the incoming wave, EM wave, meet the boundary at arbitrary angle theta I. So we can say normal incidence is special case of oblique incidence where theta I is 0. You can see here, if wave is incident normally, in that case theta will be 0 incoming wave का. और क्योंकि हमें पता है जो एंगल है वो हम किसके साथ मेजर करते हैं, वी मेजर द एंगल विद द नॉर्मल टू द सरफेस. दिस इज द बाउंड्री विच सेपरेट्स द टू मीडिया, मीडियम 1 एंड मीडियम 2. इस बाउंड्री पे अगर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही थी वेव, उस केस में थीटा आई वाज 0. बट नाउ इन द ऑब्लिक इंसिडेंस हम कंसीडर करेंगे कि जो इनकमिंग वेव आ रही है वो किसी एंगल, आर्बिट्रेरी एंगल, कोई भी थीटा आई एंगल है उस पे इंसिडेंट हो रही है. तो जो ki is the wave vector this incoming wave and theta I is the angle which incoming wave makes with the normal to this boundary. Okay, अब जब वेव बाउंड्री पे आई, आफ्टर दैट उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा. तो रिफ्लेक्टेड वेव है, इट इज मेकिंग एंगल थीटा आर एंगल पे वेव रिफ्लेक्ट हो गई और थीटा टी एंगल पे वेव क्या हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है. एंड वी आर अगेन हेयर वी आर टेकिंग लीनियर मीडिया, तो फ्रीक्वेंसी जो है हर पॉइंट पे क्या रहेगी, सेम रहेगी. सपोज वी हैव अ मोनोक्रोमेटिक वेव, सो वी कैन डिफाइन द वेव लाइक मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव का केस लेके चलते हैं. देन इन दैट केस वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, ई आई इज इक्वल टू ई नॉट आई ई एक्सपोनेंशियल आई k I dot r minus omega t. And this E naught I, you know, this is the complex amplitude of electric field. This symbol, this represent that the amplitude can be complex also. And this ki is the wave vector. Omega जो है it is angular frequency. और linear media है तो angular frequency medium 1 हो, medium 2 हो, हम कोई भी subscript यूज नहीं करेंगे. जैसे इसमें ki लिख रहे हैं, कहीं के r लिखेंगे तो यहाँ पे omega ही रहेगा क्योंकि omega is same in at all points. Similarly, we have discussed this relation in previous class. Vi is 1 by v1 or cross product of propagation vector and electric field E. This v1, you know, it is the velocity of wave in medium 1 and this wave it meets the boundary from left side से wave आ रही है और जब boundary पे आती है then it give rise to reflected and transmitted waves. कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है थीटा आर एंगल पे और कुछ पार्ट उसका ट्रांसमिट हो जाएगा थीटा टी एंगल पे. और रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन द रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर इज इक्वल टू ई नॉट आर एक्सपोनेंशियल आई, के आई की जगह पे अब के आर आ जाएगा, प्रोपेगेशन वेक्टर ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव के आर डॉट आर एंड माइनस ओमेगा टी, ओमेगा सेम रहेगा. ओके, एंड सिमिलरली बी आर कैन बी रिटन एज 1 by v1 के आर क्रॉस ई आर. दिस इज अ रिलेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. एंड दिस transmitted wave it can be written as et is equal to e naught t amplitude, complex amplitude and exponential I, यहाँ के r की जगह के t आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा. सिमिलरली वी कैन राइट द बी टी. अब ट्रांसमिटेड वेव जो है वो राइट साइड में जा रही है मीडियम 2 में, तो मीडियम 2 में हम v1 की जगह पे वेलोसिटी क्या लेंगे, v2, क्योंकि मीडियम 2 में वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इट इज नाउ v2. सो ऑल द 3 वेव्स हैव द सेम फ्रीक्वेंसी ओमेगा. ओमेगा कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर. वेव नंबर यहाँ वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो हम वेव वेक्टर की जगह वेव नंबर बोल रहे हैं. ओके, तो जो वेव नंबर है के आई, के आर, के टी, इन दैट टर्म, इन टर्म्स ऑफ दैट वेव नंबर वी कैन डिफाइन ओमेगा. ओमेगा इज द प्रोडक्ट ऑफ वेव नंबर एंड वेलोसिटी ऑफ द वेव. बट सिंस ओमेगा इज सेम फॉर द 3 वेव्स, सो तीनों के लिए जो ओमेगा है, फर्स्ट इनकमिंग के लिए ओमेगा के आई वी आई है, रिफ्लेक्टेड के लिए के आर वी वन है, सॉरी हियर इज वी वन,
एंड ट्रांसमिटेड के लिए KTV2 है। बट ये तीनों इक्वल होंगे क्योंकि लीनियर मीडिया ले रहे हैं। अगर नॉन लीनियर मीडिया लेते हैं उस केस में फ्रिक्वेंसी चेंज होगी, बट लीनियर के लिए हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। नाउ आई विल डिवाइड दिस बाय V1, तो यहाँ से KI रह गया, KR, V1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, V2 डिवाइड बाय V1 इंटू KT। यहाँ मैंने V1 से डिवाइड कर दिया और तो यहाँ से KI और KR आपस में इक्वल आ गए एंड बोथ आर इक्वल टू V2 ओवर V1 इंटू KT। वेलोसिटी की जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में भी लिख सकते हैं क्योंकि जो वेलोसिटी है हमें पता है V इज इक्वल टू C ओवर N, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू refractive index, N is the refractive index. So V2 by V1, this ratio it can be converted into refractive index ratio which will be actually N1 by N2. So we can write it N1 by N2 into KT. अब बाउंड्री है दो मीडिया के बीच में तो किसकी बात आएगी, बाउंड्री कंडीशंस की बात आएगी। जो फील्ड है they will satisfy the boundary conditions। एंड जब नॉर्मल इंसिडेंट की बात कर रहे थे हम, वेव नॉर्मल इंसिडेंट हो रही थी, उस केस में सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट वाली हमने बाउंड्री कंडीशंस ली थी क्योंकि उस केस में परपेंडिकुलर कंपोनेंट 0 था। बट अब ऑब्लिक इंसिडेंस है, आर्बिट्रेरी एंगल पे फॉल हो रही है ये वेव। अब चारों की चारों बाउंड्री कंडीशंस हम लिख सकते हैं, दो में नॉर्मल कंपोनेंट आएंगे, दो में टेंजेंशियल कंपोनेंट आएंगे। तो चारों बाउंड्री कंडीशंस अगर देखें तो बाउंड्री कंडीशंस का काम क्या है, वो फर्स्ट मीडियम के जो फील्ड है उनको रिलेट करती है मीडियम 2 के फील्ड के साथ। और मीडियम 1 में अगेन यू कैन सी इन डायग्राम, मीडियम 1 में कौन कौन सी वेव है, इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव। एंड मीडियम 2 में कौन सी वेव है, ट्रांसमिटेड वेव। तो इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनका सम इधर वाला कौन सा फील्ड होगा, ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको रिलेट करेगी बाउंड्री कंडीशन। और बाउंड्री कंडीशंस ज्वाइन करेंगी इंसिडेंट मैग्नेटिक फील्ड प्लस रिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड को ट्रांसमिटेड मैग्नेटिक फील्ड के साथ। सो वी कैन से द कंबाइंड फील्ड इन मीडियम 1 दैट इज EI प्लस ER और VI प्लस VR मस्ट नाउ बी ज्वाइन टू ET एंड VT ऑफ मीडियम 2 यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस। तो हम फील्ड्स को ज्वाइन करेंगे बाउंड्री कंडीशंस का यूज करके। तो बाउंड्री कंडीशंस में क्या होगा कि कुछ पैरेलल कंपोनेंट नेक्स्ट मीडियम के पैरेलल कंपोनेंट के इक्वल होंगे, हो सकता है किसी फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मीडियम 2 के परपेंडिकुलर कंपोनेंट के इक्वल होगा। वो चार बाउंड्री रूल्स थे हमने जो पढ़े थे, तो उन सब में हम एक जनरल एक्सप्रेशन की फॉर्म में सबको लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि सब में जो एक्सपोनेंशियल जो टर्म होगी ये कॉमन होगी, ये बाहर निकाल लिया हमने। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये टर्म सेम रहेगी सब बाउंड्री कंडीशंस में। इंसिडेंट के लिए ये टर्म रहेगी, रिफ्लेक्टेड के लिए ये रहेगी और ट्रांसमिटेड के लिए ये। तो हम जनरल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं कि बाउंड्री कंडीशंस जो भी होगी इस टाइप की होगी। बाउंड्री कंडीशंस मस्ट होल्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑन द प्लेन एंड फॉर ऑल टाइम्स। जो प्लेन Z इज इक्वल टू 0 प्लेन ले रहे हैं, बाउंड्री ले रहे हैं हम दोनों मीडियम्स के बीच में, हर पॉइंट पे बाउंड्री कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई होगी। Z इज इक्वल टू 0 प्लेन पे अगर, और ये इक्वालिटी तभी होल्ड करेगी अगर ये एक्सपोनेंशियल जो फैक्टर्स हैं ये इक्वल होंगे। जो एक्सपोनेंशियल टर्म है सिर्फ यही एक्स वाई और टी पे डिपेंड कर रही है। एक्स वाई यहाँ जो R है ये एक्स वाई का फंक्शन है, ये टी टाइम आ रहा है, तो एक्स वाई और टी पे सिर्फ एक्सपोनेंशियल टर्म ही डिपेंड कर रही है। ये तो कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड्स होंगे, ये डिपेंड नहीं करेंगे। और एक्स वाई टी सिर्फ एक्सपोनेंशियल टर्म में आ रहा है, इसलिए एक्सपोनेंशियल टर्म को हर पॉइंट पे क्या रहना पड़ेगा, सेम रहना पड़ेगा, तभी ये इक्वालिटी क्या करेगी, होल्ड करेगी। टाइम फैक्टर जो आ रहा है ओमेगा टी, ये तो ऑलरेडी इक्वल ही है क्योंकि ओमेगा इज सेम फॉर ऑल पॉइंट्स। तो सिर्फ बचा जो स्पेशल टर्म स्पेस टर्म जो ये है एक्सपोनेंशियल आई के आई डॉट आर, एक्सपोनेंशियल आई के आर डॉट आर और के टी डॉट आर। तो इट मीन्स ये तो ऑलरेडी इक्वल ही है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ ये जो टर्म है ये भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ओनली देन दिस इक्वालिटी विल होल्ड, दिस इक्वेशन विल होल्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑन द प्लेन।
सो क्या इक्वल होना चाहिए, के आई डॉट आर, के आर डॉट आर के इक्वल होनी चाहिए, इज इक्वल टू होना चाहिए के टी डॉट आर। अब हम और एक्सपेंड करके लिख सकते हैं मोर एक्सप्लिसिटली, हम इसको ओपन करके कैसे लिख सकते हैं, के आई डॉट आर, डॉट कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट के साथ प्रोडक्ट हो जाता है, वाई का वाई कंपोनेंट के साथ प्रोडक्ट हो जाएगा, तो एक्स इंटू के आई का एक्स कंपोनेंट प्लस वाई इंटू के आई का वाई कंपोनेंट। सिमिलरली दिस वी कैन राइट एक्स के आर का एक्स कंपोनेंट प्लस वाई के आर y component, and similarly this product we can expand as x into ktx plus y into kty for all x and y। this अगर ये होल्ड करती है इक्वालिटी ओनली देन द अबव जनरल एक्सप्रेशन विल होल्ड। नाउ इफ वी टेक x इज इक्वल टू 0 इन दिस एक्सप्रेशन देन x वाली टर्म्स खत्म हो जाएंगी तो सिर्फ y वाली टर्म बचेगी, तो y कैंसिल हो जाएगा सब में से, तो के आई वाई इज इक्वल टू के आर वाई प्लस इज इक्वल टू के टी वाई, मतलब जो इनकमिंग वेव वेक्टर है उसका y कंपोनेंट इक्वल टू है रिफ्लेक्टेड वेव वेक्टर के y कंपोनेंट के, एंड दैट इज इक्वल टू है ट्रांसमिटेड वेव वेक्टर के y component के। Similarly, if we take the y is equal to 0, then we have the x component of ki, x component of kr is equal to x component of transmitted wave. So these are the equations, these are the relations which we are going to use further. We may orient our axis so that जो wave आ रही है वो x z plane में आ रही है, the plane of incidence जो incoming wave है अगर ये x z plane में आ रही है तो इस जो इनकमिंग वेव का y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0, y का के आई वाई 0। अगर के आई वाई 0 है तो हमें पता है के आई वाई तो के आर वाई और के टी वाई के इक्वल है, तो ये तीनों ही 0 है, तीनों ही क्या है 0। किस केस में, अगर वेव इनकमिंग वेव लाइज इन द एक्स जेड प्लेन, if we orient our axis so that ki incoming wave vector lies in xz plane, in that case the y components of wave vectors are equal। तो यहाँ से आया फर्स्ट लॉ आ गया, मतलब the incident, reflected and transmitted wave vector form a plane which also include normal to the surface। तो तीनों जो हैं इनकम रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट और ट्रांसमिटेड वेव वेक्टर तीनों एक ही प्लेन में होंगे, दैट इज प्लेन ऑफ इंसिडेंस विच इंक्लूड नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल भी उसी प्लेन में होगा। ये है फर्स्ट लॉ। सी फ्रॉम इक्वेशन 76, जी 76 इक्वेशन, ये x कंपोनेंट ऑफ के आई इज इक्वल टू x कंपोनेंट ऑफ के आर इज इक्वल टू है x कंपोनेंट ऑफ के टी। So we will find this x component from this figure. This is incoming wave ki and this is x axis, this is z axis. So अगर हम ki के components लें, एक ये component होगा, this component is in direction of x axis, okay, एंड दिस इज थीटा आई, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स देखें तो ये भी थीटा आई हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो थीटा आई, तो दिस इज के आई साइन थीटा आई इज द एक्स कंपोनेंट। सिमिलरली के आर का भी एक्स कंपोनेंट जो होगा वो इस एक्स एक्सिस के सामने होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल, दिस इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ के आर, इट विल बी के आर और साइन थीटा। सिमिलरली हम के टी का भी एक्स कंपोनेंट फाइंड कर सकते हैं, के टी साइन थीटा। तो वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स कंपोनेंट्स ऑफ वेव वेक्टर, दैट इज के आई साइन थीटा आई विच इज इनकमिंग वेव का एक्स कंपोनेंट है, दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव का एक्स कंपोनेंट के आर साइन थीटा आर, एंड के टी साइन थीटा टी इज द ट्रांसमिटेड वेव का एक्स कंपोनेंट, where theta is the angle of incidence, theta r is the angle of reflection and theta t you know is the angle of transmission। अब मीडियम चेंज होके लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है तो हम इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, थीटा टी को। ऑल दीज एंगल्स आर मेजर्ड विद नॉर्मल, दैट वी नो वेरी वेल। नाउ ये जो इक्वेशन आई है के आई के आर के टी की टर्म में, और के आई के आर के टी को हम ऊपर इनमें रिलेशन फाइंड कर चुके हैं, इक्वेशन 71। सी दिस इक्वेशन, के आई इज इक्वल टू है के आर विच इज इक्वल टू है V2 by V1 के टी। सो वी कैन सब्सटीट्यूट दिस, के आई इज इक्वल टू के आर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा साइन थीटा आई इज इक्वल टू आ गया साइन थीटा आर,
this is second law, which is actually known as law of reflection. That is, from here sin theta I is equal to sin theta r. It means theta I is equal to theta r. This is angle of incidence and this is angle of reflection. Both are equal. This law is known as law of reflection. Again from 77. अब हम last two terms ले लेंगे यहाँ से. Take these two terms. तो यहाँ से जो लिख सकते हैं KR को KT की टर्म में V2 by V1 KT और you can say N1 by N2 into KT. तो KR की जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं वहाँ पर N1 by N2. N1 is the refractive index of first medium, N2 is the refractive index of second medium. into KT से KT कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह गया. यहाँ से रेशो ले सकते हैं, साइन थीटा आर को इधर डिवाइड में ले जाओ, साइन थीटा टी टू साइन थीटा आर इज इक्वल टू N1 by N2. ये आ गया. दिस इज थर्ड लॉ. दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और Snell's law. These are fundamental laws of geometrical optics. So this was the first part of our topic oblique incidence. तो इसका जो और डिस्कशन होगा, that other part we will discuss in the next class.